फिर से आप सभी दर्शकों का आपके अपने स्टडी मेंटर यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम आपके सामने लेके आए हैं एनसीईआरटी क्लास 12th की जो अनिवार्य हिंदी है आरो है उसका पद्य भाग लेके आए हैं। इस भाग में हम चर्चा करेंगे कवि हरिवंश राय बच्चन और कवि आलोक धनवा। इससे पहले हमने इसके गद्य भाग से संबंधित जितने भी चैप्टर थे वो कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपने वो चैप्टर नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर वो चैप्टर आप देख सकते हैं। यह जो सीरीज़ है ये शेखावाटी मिशन 100 नाम से जो सेवारत शिक्षकगण हैं उन्होंने इसको तैयार किया है। इसमें जो भी क्वेश्चन है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वो या तो पिछली परीक्षाओं में आ चुके हैं या फिर आगे आने वाली परीक्षाओं में आने की संभावना है। तो उन अध्यापकों ने बहुत ही मेहनत और लगन से इनको तैयार किया है। तो आज हम बात करेंगे हरिवंश राय बच्चन की। इनका कवि परिचय हम आपको बताएं उससे पहले हम आपको बता दें कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अब हरिवंश राय बच्चन का जीवन परिचय हम देख लेते हैं। आधुनिक हिंदी साहित्य में हालावाद के प्रवर्तक डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन का जन्म 1907 ईस्वी को इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ है। इनके पिता का नाम प्रताप नारायण और माता का नाम सरस्वती देवी बताया जाता है। इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से स्नातक एवं स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण की तथा कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से इन्होंने पीएचडी की उपाधि धारण की थी। ये हालावाद विश्वविद्यालय के प्राध्यापक रहे हैं। आकाशवाणी तथा विदेश मंत्रालय में हिंदी विशेषज्ञ ये माने गए हैं। 1969 ईस्वी में 2 चट्टानें जो इनकी रचना है इस रचना पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। 1976 ईस्वी में इनको पद्म भूषण और 1992 ईस्वी में इनको सरस्वती पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आगे हम बात करें इनकी जो मृत्यु है, इनका जो देहांत है वो 2003 ईस्वी को मुंबई में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाओं की बात करें तो उनके नाम हैं मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, आकुल अंतर, एकांत संगीत, मिलन यामिनी, सतरंगिणी, आरती और अंगारे, नए पुराने झरोखे, टूटी फूटी कड़ियाँ जो हैं ये इनका काव्य संग्रह है। इनकी आत्मकथा जो है वो 4 खंडों में प्रकाशित है। बच्चन जी का समस्त वाङ्मय जो है वो बच्चन ग्रंथावली नाम से 10 खंडों में प्रकाशित किया जा चुका है। अब हम इसके इस चैप्टर से संबंधित एक व्याख्या देख लेते हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद में हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं, मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के 2 तार लिए फिरता हूँ। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। जग पूछ रहा है उसको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। तो ये हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखी कुछ पंक्तियाँ हैं, इनकी व्याख्या हम करेंगे। तो सबसे पहले संदर्भ में लिखना है उपयुक्त पद्यांश जो है वो कक्षा 12 की जो हिंदी पाठ्य पुस्तक है आरोह है भाग 2 उसमें कवि हरिवंश राय बच्चन की जो कविता आत्म परिचय है उससे लिया गया है। प्रसंग में लिखेंगे निशा निमंत्रण से संकलित इस कवितांश में कवि अपनी जीवन शैली का परिचय देते हुए कहते हैं कि वह किस प्रकार विपरीत परिस्थितियों में भी जीवन में स्नेह भार लिए हुए घूमते हैं। कवि कहता है, व्याख्या में लिखेंगे कि कवि कहता है कि मैं इस सांसारिक जीवन का भार अपने ऊपर लिए हुए रात दिन फिरता रहता हूँ। किसी प्रिय ने मेरे हृदय की कोमल भावनाओं का स्पर्श करके हृदय रूपी जो वीणा है उसके तारों को झंझरते कर दिया है। झंकृत मतलब वो उनको झंझना दिया है। इस तरह मैं अपनी सांसों के 2 तार लिए हुए जग जीवन में इधर उधर फिरता रहता हूँ। कवि हरिवंश राय बच्चन जी आगे कहते हैं कि मैं प्रेम रूपी शराब को पीकर मस्त रहता हूँ। जिस प्रकार शराबी शराब पीकर मस्त रहता है उसी प्रकार इन्होंने प्रेम रूपी शराब का सेवन किया है। इसी मस्ती में इस बात पर कभी विचार ही नहीं कर पाता हूँ कि लोग मेरे संबंध में
क्या कहते हैं। यह संसार तो उन्हीं को पूछता है, अर्थात उन्हीं की प्रशंसा करता है जो उनके कहने पर चलते हैं। उनके अनुसार मैं गाता हूँ तथा कविता में अपने मनोभावों को अभिव्यक्ति देता हूँ। फिर विशेष में लिखेंगे, कवि अपने जीवन के सुख दुख व प्रेम का दायित्व स्वयं उठाए हुए हैं। अगले बिंदु में लिखेंगे, मुक्त छंद एवं तुकांत कविता की विधा है ये। फिर रूपक, अनुप्रास, अलंकारों का सुंदर प्रयोग इसमें देखने को मिला है। खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। अब हम देखते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। पहला क्वेश्चन है, हरिवंश राय बच्चन कैसे कवि माने जाते हैं? तो हमने अभी कवि परिचय में पढ़ा था, वो हालावादी कवि है। मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ, इस पंक्ति का आशय आपको बताना है, जो हमने अभी व्याख्या में देखा है कि मैं लोगों से प्रेम के संबंध हमेशा रखना चाहता हूँ। उन्मादों में अवसाद से क्या तात्पर्य है? मतलब प्रेम के पागलपन में विषाद। शीतल वाणी में आग से क्या भाव हैं? तो शीतल वाणी में आग से भाव हैं कोमल वाणी में प्रेम की तीव्र उष्मा। फिर आगे हम क्वेश्चन आंसरों की बात करें। निशा निमंत्रण गीत में कवि ने किस काव्यात्मक चित्रण की कोशिश की है? तो यहाँ कवि हरिवंश राय बच्चन जी ने निशा निमंत्रण से उद्धृत गीत में प्रकृति के दैनिक परिवर्तनशीलता के संदर्भ में प्राणी वर्ग, विशेषकर मनुष्य के धड़कते हृदय को सुनने की काव्यात्मक कोशिश की है। बहुत ही सरल स्वानुभूत बिंबों के जरिए किसी अगोचर सत्य की कहानी छुअन महसूस कर देना कवि की अलग विशेषता है। नेक्स्ट है, आत्म परिचय कविता का प्रतिपाद्य क्या है? वो आपको बताना है। आत्म परिचय कविता का प्रतिपाद्य अपने को जानने से है, जो कि दुनिया को जानने से कहीं अधिक कठिन है। समाज से व्यक्ति का नाता खट्टा मीठा होता है। जीवन से पूरी तरह अलग रहना कभी भी संभव नहीं होता है। फिर भी कवि की दुनिया उसे अपनी अस्मिता, अपनी पहचान और अपना परिवेश उसमें होता है। फिर भी संसार से सामंजस्य रखते हुए कवि जीवन में मस्ती, आनंद अपनाने का संदेश देते हैं। नेक्स्ट है, मैं और जग और कहाँ का नाता। इस कथन से कवि का क्या आशय है? तो इस कथन से कवि का आशय है कि संसार के लोग जो हैं वो स्वार्थी हैं, वे धन वैभव के लिए हमेशा लालायित रहते हैं। इसलिए कवि कहते हैं कि कहाँ मैं जो निरपेक्ष स्वार्थ रहित जीवन जीता हूँ, और कहाँ ये संसार जहाँ कदम कदम पर स्वार्थी लोग हैं, उनसे मेरा रिश्ता भला कैसे हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आत्म परिचय कविता में कवि ने अपने व्यक्तित्व की कौन कौन सी विशेषताओं से अवगत कराया है? वो आपको बताना है। तो कवि हरिवंश राय बच्चन जी ने आत्म परिचय कविता में जग की सारी समस्याओं का उत्तरदायित्व अपने पर लिया है, और साथ ही सबके लिए जीवन में प्यार साथ लिए रहना इन्होंने बताया है। कवि को प्रेमहीन अपूर्ण संसार कभी भी अच्छा नहीं लगता है, इसलिए वो अपने सपनों के संसार में ही विचरण करना चाहते हैं। कवि सुख दुख दोनों में ही मग्न रहते हैं, इसलिए वे संसार रूपी सागर की समस्याएं जो हैं वो उनकी लहरों पर हमेशा मस्त रहना चाहते हैं। कवि अपनी शीतल वाणी में जोश की आग लेकर घूमते हैं। संसार को मिथ्या जानकर हानि लाभ, मान अपमान, सुख दुख सभी अवस्थाओं को समान मानते हैं। विपरीत परिस्थितियाँ उनके जीवन में उत्साह और उमंग भर देती हैं। तो यहाँ लाभ हानि, मान अपमान, सुख दुख ये सभी क्या हैं? विलोम शब्द हैं। दिन जल्दी जल्दी ढलता है कविता में व्यक्त गूढ़ अर्थ को स्पष्ट कीजिए। दिन जल्दी जल्दी ढलता है कविता में कवि ने सत्य के साथ समय के गुजरते जाने के एहसास में लक्ष्य प्राप्ति के लिए कुछ करने का जज्बा लिए कवि ने कविता में ये व्यक्त किया है। मंजिल की दूरी से घबराकर कुछ लोग प्रयास करना छोड़ देते हैं। मनुष्य आशा निराशा के बीच में झूलने लगता है, यह बीच की स्थिति को व्यक्त करता है। दूसरी स्थिति में यह आशा मनुष्य के जीवन में नव संचार के भाव भरती है कि हमारे जीवन का एक ध्येय है कि हमारे अपने हमसे स्नेह प्रेम की आस टिकाए बैठे हैं। तीसरी स्थिति इसमें यह बताई गई है कि स्वयं की या एकांकी जीवन व्यतीत करने वालों की स्थिति के बारे में उन्होंने कहा है कि जो अकेले हैं उन्हें यह दिन ढलता हुआ दिखाई देता है और भी उनको वो व्याकुल बना देता है। तो इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त हो चुका है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर, जो आलोक धनवा द्वारा रचित
पद्य भाग है। तो इसका पहला क्वेश्चन है, पतंग के बहाने किसका सुंदर चित्रण इसमें किया गया है? तो इसमें युवा क्रिया का चित्रण किया गया है। खरगोश की आंखों जैसा लाल कौन प्रतीत हो रहा है? तो वो सर्दी का जो सवेरा है वो खरगोश की आंखों के समान लाल प्रतीत हो रहा है। पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं पंक्ति में, वे कौन हैं? तो वे हैं बच्चों के लक्ष्य। पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती हैं। महज एक धागे के सहारे पंक्ति में अलंकार बताना है, तो यहाँ मानव की क्रियाओं के समान उनको बताया, तो मानवीकरण अलंकार यहाँ देखने को मिला है। अगला क्वेश्चन है, पतंग शीर्षक कविता का प्रतिपाद्य या मूल भाव आपको बताना है। तो इसका जो मूल भाव है वो है, शरद ऋतु में धरती एवं आकाश जो हैं वो बिल्कुल स्वच्छ हो जाते हैं। ऐसे में पतंग उड़ाते बच्चों का उल्लास एवं उत्साह देखने लायक हो जाता है। इस तरह प्रस्तुत कविता का प्रतिपाद्य ऋतु सौंदर्य के साथ बाल मन के उल्लास व उत्साह का चित्रण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसा कब प्रतीत होता है कि पृथ्वी बालकों के पैरों के समीप स्वयं ही घूमती चली जाती है? पतंग कविता के आधार पर आपको बताना है। जब बच्चे अत्यधिक तेज गति से बेसुध होकर दौड़ते हुए पतंग उड़ाते हैं, तब ऐसा प्रतीत होता है कि पृथ्वी स्वयं आगे बढ़कर बच्चों के पैरों के समीप पहुंचने का प्रयत्न कर रही है। उस समय ऐसा प्रतीत होता है कि बच्चे दौड़ नहीं रहे हैं, अपितु पृथ्वी जो है वो स्वयं ही उनके कोमल चरणों की ओर चली जा रही है। नेक्स्ट है, बच्चे और भी निडर कब हो जाते हैं? पतंग उड़ाते समय बच्चे जब भी छत की खतरनाक दीवारों एवं मुंडोरों के बीच से नीचे गिर जाते हैं और उस दुर्घटना में चोटग्रस्त होने से वो बच जाते हैं, तब वे पूरी तरह निडर हो जाते हैं और फिर दुगुने जोश से पतंग उड़ाते हैं। नेक्स्ट है, कविता पतंग में बिंबों के द्वारा काव्य सौंदर्य प्रकट किया गया है, वो आपको बताना है। इस कविता में सुंदर बिंबों के माध्यम से बच्चों की बाल सुलभ चेष्टाओं का प्रभावी चित्रण हमें देखने को मिला है। काव्य में बिंब जो है वो मानसिक चित्र है जो कल्पना द्वारा अनुभूत किया जाता है। यह इंद्रियों पर आधारित होता है, जिसकी सहायता से हम काव्य के मूर्त रूप की अनुभूति करते हैं। पतंग कविता में बिंबों की रंगीन दुनिया चारों तरफ व्याप्त है। यह एक ऐसी दुनिया है जहाँ शरद ऋतु का चमकीला इशारा है। दिशाओं में मृदंग बजते हैं, पतंग डोर के सहारे तथा बच्चे अपने रंध्रों के सहारे उड़ रहे हैं। बच्चों के भागते कदम डाल के लचीले वेग के समान हैं। इस तरह दृश्य चाक्षुष, स्थिर, गतिशील और सर्वे बिंब प्रस्तुत इसमें किए गए हैं। फिर हम आलोक धनुआ के इस अध्याय की एक व्याख्या की चर्चा कर रहे हैं, जो शुरू हो रही है जन्म से और ख़त्म हो रही है संगीत पर। इसके संदर्भ में लिखेंगे, यह पद्यांश कक्षा 12 की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में 2 के कवि आलोक धनुआ की कविता पतंग से लिया गया है। प्रसंग में लिखेंगे, कवि आलोक धनुआ की पतंग एक लंबी कविता है, जिसके तीसरे भाग में यह कवितांश संकलित किया गया है। बच्चों का कोमल व लचीला होना तथा पतंग उड़ाते समय किसी बात का होश न रखना, ये सब कवि ने इसमें वर्णन किया है। व्याख्या में लिखेंगे, कवि कहते हैं कि बच्चों का शरीर जन्म से ही रुई के समान कोमल होता है। उनकी कोमलता को स्पर्श करने के लिए स्वयं पृथ्वी भी उनके व्याकुल पैरों के पास जाती है। जब वे बेसुध होकर दौड़ते हैं, तब उनके पैरों के स्पर्श से कठोर छतें भी कोमल बन जाती हैं। उनके भागते पैरों की आवाज़ से ऐसा प्रतीत होता है कि चारों दिशाएं मृदंग की भांति मधुर संगीत निकाल रही हैं। वे पतंग उड़ाते हुए झूले की भांति पैंग भरते हुए आगे पीछे दौड़ते हैं। उस समय बच्चों का शरीर पेड़ की डालियों की तरह लचीलापन लिए हुए रहता है। कवि कहते हैं कि पतंग उड़ाते समय बच्चे जो हैं वो छतों के खतरनाक किनारों तक पहुंच जाते हैं, जहां अगर उनका ध्यान भटक जाए तो दुर्घटना हो सकती है। यहाँ उन्हें बचाने के लिए तेजी से कोई नहीं आ सकता, केवल गिरने के भय से उत्पन्न उत्साह ही रोमांच बनकर उन्हें बचाता है। विशेष में लिखेंगे, कवि ने बच्चों की चेष्टाओं का सुंदर वर्णन इसमें किया है। मानवीकरण, अनुप्रास और उपमा अलंकारों का प्रयोग हुआ है। साहित्यिक खड़ी बोली युक्त मिश्रित शब्दावली का प्रयोग इसमें किया गया है। बिंबों का सहज सुंदर प्रयोग जो है वो इस कविता में किया गया है। तो इसी के साथ अपना आज का ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।